खाली जेब में न दोस्ती टिकती है और न मोहब्बत टिकती है। दूसरी बात, रिस्क लो तो कभी भी बड़ा रिस्क लो, सबसे बड़ी रिस्क, क्योंकि हार गए इससे पहले अगर जीत गए तो कैप्टन बनोगे, अगर हार भी गए तो एक बहुत बड़ा सलाहकार बनोगे। है दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार आप सभी को शशि कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल एसएसटी का एग्ज़ाम है, क्लास 10 का, बिहार बोर्ड का। अपने अनुभव के मुताबिक कुछ क्वेश्चन गेस कर रहा हूं। उम्मीद करते हैं 90% आने की पूरी संभावना है। मेरा प्रयास हर साल सफल रहा है, इस साल भी उम्मीद है कि सफल होगा। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, आइए, क्योंकि समय बहुत कम है और उसको देखना भी है, समझना भी है। जो पहले से मेहनत किए हैं उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल पढ़े नहीं हैं उनके लिए तो थोड़ा सा रिस्क कवर है। फिर भी मेरे तरफ से ये पूरा प्रयास रहेगा कि इन प्रश्नों को परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार देख ले। हो सकता है कि मेरा प्रयास सफल हो आपकी मेहनत के बदौलत। इतिहास में चलिएगा, इतिहास में एक लेसन में आपका इतिहास में आपका प्रश्न होगा मेटरनिक युग क्या है। इसमें अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय दोनों है, ऑब्जेक्टिव को, वस्तुनिष्ठ को छोड़ करके। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो इसमें से बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको पहले से ही याद होंगे, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसको आपको थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत होगी। मेटरनिक युग क्या है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति क्या है, ये जो सवाल है। दीर्घ उत्तरीय में इटली के एकीकरण में मेजनी, कॉनकाबूर, गैरीबाल्डी के योगदानों का वर्णन करें या बताएं। ये सवाल आपका आना ही चाहिए। एक लेसन का सवाल है। दूसरा, खूनी रविवार, अक्टूबर की क्रांति। रूसी क्रांति दीर्घ उत्तरीय में रूसी क्रांति के कारण क्या क्या है। आपको पता है किसानों की स्थिति दयनीय थी, जार की निरंकुश नीति। उसके बाद नई आर्थिक नीति क्या है दीर्घ उत्तरीय में। लेनिन की नई आर्थिक नीति आपका 1921 में। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम और कारण। रॉलेट एक्ट 2 नंबर में पूछेगा। दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट 2 नंबर में। असहयोग आंदोलन 4 या 5 नंबर में। मुद्रण क्रांति ने विश्व को कैसे प्रभावित किया, 5 नंबर में दीर्घ उत्तरीय में, क्योंकि लास्ट चैप्टर का 8 चैप्टर का यह सवाल है। मुद्रण क्रांति ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया। ये इतिहास के प्रमुख क्वेश्चन है। आपको कल एंट्री करने से पहले आप इसको एक बार देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इसमें से सवाल आपको आएगा। दूसरी, पॉलिटिकल में, नागरिक शास्त्र में भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं जारी है। भारत पहली चीज जानते हैं, विविधताओं का देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातिगत यानी विभिन्न प्रकार की जातियां भी यहाँ पर निवास करती है। जाति में भी असमानता है, ये दिमाग में रखना होगा। जाति सेम है, लेकिन अगर आर्थिक आधार देखा जाए, कोई धनिक है कोई गरीब है, तो भी एक लड़का एक लड़की के यहाँ रिश्ता नहीं होता है। तो भारत में बहुत तरह की जातिगत असमानताएं जारी है। एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों से क्या करते हैं, घृणा करते हैं, हेय दृष्टि से देखते हैं। और ये जातिगत असमानता ऐसा नहीं है कि ये दूर होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक लोगों में कहीं ना कहीं
हाँ, एक बात है, लोग अब शिक्षित हो रहे हैं, कुछ इसमें कमी अब आ रही है। फिर भी सवाल है कि भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं जारी है। नागरिक शास्त्र का पहला सवाल है, आपको इसको 5 नंबर में आपसे पूछेगा। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व या भागीदारी कितनी है, कितनी प्रतिशत है, चाहे उनकी विधानमंडल हो गया और विधान परिषद हो गया, तो इन क्षेत्रों में महिलाओं को कितना जो है भागीदारी है, हिस्सेदारी है, क्या उनकी स्थिति है या कि नहीं है, कि नगण्य है, उनके बारे में आपको लिखना है। हालांकि बिहार पंचायती राज व्यवस्था में आपको 50% महिलाओं के लिए सीट आरक्षण किया गया है। राजनीतिक दल के कार्य, राजनीतिक दल के कौन कौन से कार्य हैं? 5 नंबर में राजनीतिक दल के कौन कौन से कार्य हैं? सत्ता की सरदारी से आपका समझते 2 नंबर में पूछेगा। संघ राज्य की विशेषता या संघ राज्य के अर्थ। संघ राज्य का मतलब होता है कई राज्य, कई प्रांत मिल करके एक संघ का निर्माण करते हैं। दूसरी चीज, भारतीय संघ की विशेषता यह है कि यहाँ पर शक्तियाँ या सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, अर्थात केंद्र से शक्तियाँ लेकर के राज्य स्तर और राज्य से स्थानीय स्वशासन तक सत्ता का बंटवारा होता है। दूसरी चीज कि भारत जो है बहुदलीय प्रणाली, यहाँ पर बहुत तरह के दल हैं और सत्ता जो है केंद्र स्तर और राज्य स्तर तक बंटवारा होता है। तो संघ राज्य की विशेषता में कभी कभी पूछ सकता है क्या विशेषता है, तो ये चीजें लिख देना है। लोकतंत्र की चुनौतियां या बाधाएं या रुकावटें, बात सब एक ही है कि लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौती आप भी जानते हैं। हमारे भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती ये है, यहाँ पर शिक्षा का भी अभाव है। दूसरी चीज, मतदान का दुरुपयोग किया जाता है। समाज में कई प्रकार की विषमताएं अभी फैली हुई है। लोग शिक्षित हैं, कुछ लोग अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, वो मत का उपयोग नहीं जानते कि इसका सही उपयोग कहाँ करना चाहिए, बहकावे में आ जाते हैं, यानी गलत मतदान का उपयोग करना। तो लोकतंत्र के लिए कुछ चुनौतियां हैं, कुछ बाधा और कुछ रुकावटें हैं। दूसरा सबसे बड़ी रुकावट परिवारवाद और वंशवाद। अगर हमें 3 नंबर में या 2 नंबर पूछ सकता है परिवारवाद क्या है या वंशवाद क्या है। आप भी जानते हैं कि विधायकों में यानी राजनीतिक क्षेत्र में जब किसी विधायक या किसी लोकसभा के कोई भी सदस्य हो, कोई नेता हो, ले लीजिए आप लोकतंत्र में कोई नेता हो, कोई विधायक, कोई सांसद, किसी को भी ले लीजिए, इनके मृत्यु होने की स्थिति में या इनके सीट खाली हो जाने की स्थिति में इनके सीट पर इन्हीं के परिवार के जन यानी इन्हीं के परिवार के जो लोग होते हैं उन्हीं को उस सीटों पर बैठाया जाता है और ये प्रक्रिया जो है उनके वंश के अनुसार चलती रहती है और इसी को हम परिवारवाद या वंशवाद कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि राजनीतिक क्षेत्र में किसी विधायक या संसद या एमएलए या फिर को हट जाने पर उस रिक्त सीट पर उसके परिवार के ही कोई सदस्य गिने चुने उसके सदस्य बैठते हैं और ये प्रक्रिया उनके वंश के अनुसार क्या होती है, चलती रहती है। तो यही प्रक्रिया परिवारवाद या वंशवाद कहती है, जो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खाई, सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी चुनौती है। सूचना का अधिकार 2005, ये 2 नंबर में पूछता है और 5 नंबर में पूछता है। इस अधिकार के तहत सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत आम लोगों को, आम नागरिक को सरकारी दस्तावेजों को, सरकारी कागजातों को देखने का अधिकार दिया गया। सार्वजनिक जगह पर जाएंगे तो सार्वजनिक कागजातों को इस अधिकार के तहत कोई भी भारत के लोग, कोई भी जनता सार्वजनिक दस्तावेजों को मांग कर ऑफिस में, कार्यालय में देख सकते हैं। उसके बाद क्या आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है? सही बात है, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। लोकतंत्र की चुनौतियां में एक पॉइंट आपका ये बनेगा आतंकवाद। आतंकवाद भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी क्या है, चुनौती है, बाधा है। इसके बाद इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, 2 मिनट का समय दीजिएगा। अर्थव्यवस्था में
अर्थव्यवस्था में दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग क्वेश्चन, मुद्रा के कार्य, 4 कार्य महान, मापन, संचय, भुगतान, एक और है। दूसरा में आधारिक संरचना ढांचा, आधारिक संरचना कहो, अच्छा आधारिक ढांचा कहो या आंतरिक संरचना कहो, दीर्घ उत्तरीय में पूछता है, जो कि एक लेसन का सवाल है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, छोटा में पूछेगा अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है, राष्ट्र की या देश की प्राथमिकताओं के अनुसार देश में जो संसाधन उपलब्ध है उसका विकासात्मक तरीके से प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। हालांकि छोटा छोटा है सभी। बचत क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ये दीर्घ में पूछेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा, जो कि 7 लेसन का सवाल है। मानव अधिकार आयोग या मानव अधिकार आयोग के महत्व पर प्रकाश डाल रहा है, जो कि उसी में है, 7 लेसन में है, इकोनॉमिक्स में। वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं, 3 नंबर पूछेगा। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, ये तीनों को परिभाषित करने के लिए कहा जाएगा। हालांकि वैश्वीकरण भूगोल में पूछ सकता है, इतिहास में भी पूछ सकता है और इकोनॉमिक्स में भी। प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसका फॉर्मूला भी होता है, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। सतत विकास क्या है, जो विकास जारी रह सके, मान को ध्यान में रखते हुए भविष्य को भी ध्यान में रख करके बनाई गई जो विकासात्मक प्रक्रिया उसी को सतत विकास कहते हैं। 2 नंबर में पूछेगा। संसाधन, आज ये भूगोल में, संसाधन को परिभाषित करना है, खनिज को परिभाषित करना है। नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं, अर्थात बहुउद्देशीय परियोजना को परिभाषित करना है। या पूछ सकता है कि नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं। एक और सवाल इसमें छूटा हुआ है, सागर सम्राट क्या है। दूसरी सवाल, ताप शक्ति को समाप्य संसाधन क्यों कहते हैं। 2 प्रकार के संसाधन, नवीकरणीय और नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन को हम पुनः उसको नवीकृत कर सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय जो संसाधन है उसको नवीकृत नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के कौन कौन से स्वरूप है। ये दीर्घ उत्तरीय में एक सवाल पूछेगा, जो कि एक लेसन में सवाल है कि स्वामित्व के आधार पर इसमें क्या होता है, एक सामुदायिक संसाधन होता है, एक राष्ट्रीय संसाधन होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। 4 नंबर में ये पूछ सकता है। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का आम नागरिक पर क्या प्रभाव है। दुनिया में जितने भी आविष्कार आप देख रहे हैं, जितना विकास कर रहा है देश, दुनिया विकास कर रहा है, एक एक चीज अगर हमारे देश में उपलब्ध है या अन्य देश में उपलब्ध है तो इसका मेन एक रीजन है आयात निर्यात, या एक देश से दूसरे देश से समझौता करके कोई भी वस्तु कहीं और देश में बनता है और पुनः कुछ ही दिनों में, कुछ ही पलों में पूरी दुनिया में क्या हो जाता है, फैल जाता है। ये दिन किसका है, वैश्वीकरण का दिन है। उसके बाद है आपदा प्रबंधन से क्या समझते हैं। सुनामी क्या है, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए, ये सवाल आपको याद रखना है। दूसरी कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का कारण क्या है। सामान्य जो संचार व्यवस्था है जिससे आप संदेशों को आदान प्रदान करते हैं, जैसे टेलीग्राम हो गया, टेलीफोन हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, एवर ये जितने भी संचार के साधन हैं या परिवहन के साधन हैं, तो इसका बाधित होने का कारण क्या है। आप जानते हैं, एक तो सबसे बड़ी कारण होता है भूकंप। भूकंप अगर कहीं किसी क्षेत्र में उसका झटका लग जाए या कहीं पर भूकंप हो जाता है तो पर संचार के सभी साधन क्या हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। संचार में परिवहन भी आ सकता है, परिवहन के माध्यम से एम्बुलेंस वगैरह हो जाता है। तो ये सारा सवाल है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के क्या कारण है। दूसरा, भूकंप क्या है। इतना सारा सवाल आप कल देख के जाइए। उम्मीद करते हैं कि इसमें से सवाल आपका 100% तो नहीं कहेंगे, 90% आपका
सवाल इसमें से रहेगा। इसके अलावा कुछ हल्का हल्का सवाल है जो कि आप शुरू से अगर पढ़े होंगे, तो जैसे इकोनॉमिक्स में ले लीजिए, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समावेशी विकास किसे कहते हैं, उपनिवेश किसे कहते हैं, सतत विकास क्या है, और भारत में योजना आयोग क्या है, एनडीसी क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो कि 6 अगस्त 1952 को स्थापित किया था। उसके बाद मानव विकास रिपोर्ट, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, UNDP, उसके अलावा BPL, APL, ये सारा सवाल है। ये हालांकि पूछता नहीं है लेकिन जानकारी के लिए ज़रूरी है। हालांकि एग्जाम कल है तो हम कितना सवाल को कवरेज कर सकते हैं, इसलिए कुछ सवाल जो गिने चुने सवाल है जिसको आने की ये मेरा अनुभव कहता है कि इतना सवाल अगर आप देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है 90% सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुख्य बात यह है कि यदि आप पढ़े हैं तो गहरा जो सबसे डीपली सवाल है उन सवालों को आप निकाल दीजिए, वही सवाल पढ़िए जो आप पहले से पढ़ते आए हैं। आपके शिक्षक जो पहले से बताते आए हैं उस सवाल को आप बार बार देखिए, रिपीट कीजिए, और जितना भर सब कोशिश कीजिए कि हल्का सवाल, हल्का जो छोटा छोटा सवाल, उस सवाल को आप दिमाग में रखें, क्योंकि एग्जाम में कभी भारी क्वेश्चन पूछता नहीं है। और जेन्युइन चीज़ है, जो पढ़वे नहीं किया है उसके लिए हर चीज़ भारी है, और जो पढ़ा है उसके लिए हल्का है। इससे बेहतर है कि आप जितना पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लें और कोशिश कीजिए जो छोटा छोटा सवाल है दीर्घोत्तरी में, जैसे इतिहास में हम बोले हैं, एक लेसन में इटली के कारण हो गया, एक बार पूछा था यूनान की स्वतंत्रता 1832 में। दूसरा लेसन आपका होगा साम्यवाद समाजवाद, उसमें देख लीजिए क्रांति, रूसी क्रांति या 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। तीसरा लेसन में चले जाइए हिंद, उसमें चले जाइए हो चिन मिन मार्ग, हो चिन मिन मार्ग के बारे में पूछता है। कभी कभी नई आर्थिक नीति लेनिन का 1921 वाला पूछता है दीर्घोत्तरीय में। उसके बाद चौथा लेसन में चले जाइए भारत में राष्ट्रवाद, उसमें हमेशा ये पूछता है खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की क्या भूमिका है, या असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी का क्या योगदान है। उसके बाद बीच वाला जितना लेसन उसको छोड़ दीजिए, एक बार 8 लेसन में जाइए। 8 लेसन में है मुद्रण क्रांति ने विश्व को कैसे प्रभावित किया। उसके बाद आपका होगा कि भारतीय प्रेस की विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में करें। इतिहास के इतना दीर्घोत्तरी कंप्लीट कर लो, इतना ही में से सवाल आएगा। इकोनॉमिक्स में चले जाइए, मुद्रा के 4 कार्य हैं, भुगतान करिए, मापिए, तौलिए। उसके बाद है वित्तीय संस्था, उस देता है 2 नंबर में। और अर्थव्यवस्था तो फर्स्ट लेसन का सवाल है, अर्थव्यवस्था तो पूछेगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत से संबंधित है, इसलिए ये सवाल भी 2 नंबर में आपको पूछ सकता है। उसके अलावा चले जाइए आप 7 लेसन में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता जागो ग्राहक जागो एक नारा पूछ सकता है। इसके अलावा शायद क्वेश्चन तो आपको 80 नंबर ही पूछेगा, इसलिए कम ही क्वेश्चन याद कीजिए, ज़्यादा उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाइए यहाँ भूगोल में, इससे पहले लोकतंत्र है। लोकतंत्र आपके सत्ता के साझेदारी, और अब्राहम लिंकन का एक कथन है लोकतंत्र का, वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, दीर्घोत्तरी में पूछता है, हम दीर्घोत्तरी क्यों गेस कर रहे हैं। और लोकतंत्र के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं, चाहे बाधा है या रुकावटें हैं। राजनीतिक दल के कौन कौन से कार्य हैं, राजनीतिक दल के कौन कौन से कार्य हैं। भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं का क्या योगदान है, या संसद, लोकसभा या राज्यसभा, संसदीय प्रणाली में, भारतीय संसदीय प्रणाली में महिलाओं को कितनी भागीदारी है, कितनी प्रतिनिधित्व। भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं जारी है। ये आपका दीर्घोत्तरी सवाल हो गया। लोकतंत्र का सही मतलब यदि आप समझ गए हैं तो लोकतंत्र में अर्थात नागरिक शास्त्र जो आपका बुक है उसमें कोई भी सवाल पूछेगा आप बेहिचक लिख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन, कोई दुराय नहीं है। हालांकि थोड़ा सा अपना सोच भी रखना चाहिए कि हम किस तरीक़ा से लिखने का प्रयास करेंगे कि हर सवाल का जवाब सही सही से दे पाए। लोकतंत्र में कुछ रखा है नहीं, लोकतंत्र में जो भी सवाल पूछता है हल्का हल्का पूछता है, थोड़ा सा अपना जेन्युइन चीज़ जानना जरूरी है। उसके बाद भूगोल में आपका
किताब से हूबहू सवाल बहुत कम पूछता है, आपदा में से पूछता है। और जो सवाल पूछता है आपके दिन यानी दैनिक दिनचर्या में होने वाले, हमारे जो जीवन में होने वाले कुछ घटनाओं से संबंधित पूछता है। जैसे एक सवाल कई बार पूछता है, भारत कृषि प्रधान देश है कैसे, या बिहार कृषि प्रधान देश है कैसे, साबित करिए। शायद अभी जानते हैं कि भारत जो है सबसे ज़्यादा यहाँ की जनसंख्या है, जो आबादी है कृषि पर आश्रित है, इनका जीविका जो चलता है वो खेती बाड़ी से चलता है। उसके बाद एक और पूछता है, एक लेसन में जाइएगा या 2 लेसन में, आपका जैव विविधता क्या है, जल क्रांतता क्या है। 2 सवाल, जैव विविधता क्या है, जल क्रांतता क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, और आपदा में चले जाइए तो आग लगने की स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए, या बाढ़ से बचने का क्या उपाय है, आपदा प्रबंधन क्या है, सुनामी क्या है, भूकंप क्या है, भूकंप केंद्र क्या है, अधिक केंद्र क्या है, हैस्यूर विधि क्या है, ये पूछा नहीं है, उस पर उतना हम नहीं कहेंगे। हालांकि भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, आपदा प्रबंधन, आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक मानवकृत, एक प्राकृतिक। जिसका जिम्मेवार मानव स्वयं है वो मानवकृत हो जाएगा, मानवजनित हो जाएगा, और जिसका जिम्मेवार स्वयं प्रकृति है वो आपका प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। तो इतना सवाल यानी 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम आपको बताए हैं। इतना आपको 90% अर्थात 90 सवाल आपका 90% 90 सवाल है, 90% आप जो है सफलता हासिल कर करिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। हालांकि इस चैनल पर हम कॉमर्स भी पढ़ाएंगे इस सेशन से, और आर्ट्स का क्लास भी चलेगा। आज के लिए इतना ही। कल का एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका जो भी पढ़े सवाल वही सवाल आपका आए, ये ऊपर वाले से हमारी दुआ है। जय हिंद।